Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel, Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to continue this chapter. This is 54th chapter. Okay. इससे पहले ऑलरेडी 53 चैप्टर तक कवर हो चुका है. इनफैक्ट 54.1 एंड 2 भी मैंने कवर किया हुआ है. तो उन सारे वीडियोस को जरूर देख लेना, बिकॉज कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है. अगर आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालने हैं और एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं रैंडमली कहीं भी जंप कर रहे हो, कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ रहे हो. दिस इज एक्चुअली विल बी डेफिनेटली हार्मफुल टू यू. तो आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करो इस सीरीज को. जंप मारा है तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू टू गो बैक एंड स्टार्ट इट फ्रॉम द चैप्टर 1, ताकि आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिले इंडियन पॉलिटी की. बहुत अच्छी किताब है ये, लक्ष्मीकांत की किताब मैं कवर कर रहा हूँ. ठीक है, ये और समरी नहीं है एक्चुअली. जो समरी कई सारे वीडियोस में अवेलेबल है, दिस इज नॉट द समरी, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट आई एम एक्सप्लेनिंग पॉइंट वाइज. कोई भी पॉइंट मैं इसमें छोड़ नहीं रहा हूँ. तो सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. समरी नहीं है ये, कंपोजिट आपको मैं पूरा पिक्चर दे रहा हूँ लक्ष्मीकांत के बुक का. ठीक है, कोई ये समरी नहीं है, सारे पॉइंट्स हैं इसमें. एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड. ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट आपको ब्रीफ कर रहा हूँ. दिस इज नॉट द ब्रीफ, दिस इज द इलेबोरेटिव क्लास, बट इन अ वेरी शॉर्ट नोट्स. तो एक एक करके मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता रहता हूँ, यही मेरा तरीका है. इससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन राइट टाइम. जब भी नई वीडियो आती है आप नोटिफाई हो जाओगे. सो लेट्स बिगिन. इस वीडियो में हम लोग गाइडिंग प्रिंसिपल्स और नीति आयोग के बारे में बात करते हैं. स्पेसिफिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो देखिए, हर कहीं ना कहीं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बड़ी बॉडीज होती हैं, वो कुछ ना कुछ उनका गाइडिंग प्रिंसिपल्स होता है. उसी के इर्द गिर्द, उसी के चारों तरफ वो काम करती हैं, उसी को धुरी बना के वो काम करती हैं. तो अगर बात करें स्पेसिफिकली नीति आयोग की, तो इसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, पहला उसमें जो है वो अंत्योदय है. अब अंत्योदय जो वर्ड है, ये वर्ड का जो फाउंडर कह सकते हैं, जिन्होंने इस वर्ड को दिया है हमें, वो है दीनदयाल उपाध्याय साहब. तो दीनदयाल उपाध्याय के टर्म में अंत्योदय जो है वो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि प्रायोरिटाइज किया जाए सर्विसेज टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर्स और द मार्जिनलाइज्ड और द डाउन ट्रोडन ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी. मतलब कि जो गरीब है उनकी गरीबी को खत्म किया जाए, उनको सर्विसेज दी जाए. जो मार्जिनलाइज्ड है, जो डाउन ट्रोडन है, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाएगा, वो अंत्योदय के कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. एक एमसीक्यू यही बन जाता है कि अंत्योदय जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है. तो दीनदयाल उपाध्याय का कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है, और ये है क्या, तो आप डेफिनेटली आपको समझ में आया कि इट इज अबाउट द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर्स, मार्जिनलाइज्ड एंड द डाउन ट्रोडन्स. ठीक है, पहला प्रिंसिपल्स अंत्योदय. नेक्स्ट है इंक्लूजन. इंक्लूजन से मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि जो भी वनरेबल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी है या फिर मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको कैसे डेवलपमेंटल एजेंडा में, डेवलपमेंटल प्रोसेस में उनको कैसे इंक्लूड किया जाए. अगर उनको इंक्लूड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट. ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, डेवलपमेंट का जो नेचर है वो इंक्लूसिव होना चाहिए. मतलब कि अगर हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है 7% के आसपास, मान लीजिए, अभी तो नहीं कर रही है, पहले करती थी, अगर मान लीजिए 7% के आसपास फिर से ट्रैक पे हम लोग आ गए, या इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा पे आ गए, ग्रोथ तो हो रहा है. ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन क्या इसका जो फ्रूट है वो सबको मिल रहा है इक्वली? नहीं, आज की डेट में तो नहीं मिल रहा है. तो क्योंकि जो टारगेट्स है वो हम टारगेटेड जो बेनिफिट है उस वहाँ तक वो बेनिफिट को हम पहुँचा नहीं पा रहे हैं. उसमें छूटता कौन है? उसमें वल्नरेबल जो सेक्शंस है सोसाइटी के या फिर मार्जिनलाइज जो लोग हैं वो छूट जाते हैं. उनको कैसे इंक्लूड किया जाए, इसके लिए ये प्रिंसिपल ही नीति आयोग ने अपना रखा है कि इंक्लूजन हमें करना है. इसके लिए मीन्स, इसके लिए तरीके ढूंढे जाएंगे कैसे इनको इंक्लूड किया जाए. ओके, सो नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी ऑफ ऑल काइंड्स हैज टू बी एलिमिनेटेड. ठीक है,
लाइक जेंडर, रिलीजन, रीजन, कास्ट और क्लास, किसी भी तरीके की इनक्वालिटी हो, चाहे वो महिला या पुरुष के बीच में इनक्वालिटी हो, चाहे वो स्टेट्स के बीच में रीजनल इनक्वालिटी हो। आपने सुना होगा कि कई सारे स्टेट्स बहुत डेवलप्ड हैं, जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट्स, ठीक है, वो क्या है, डेवलप्ड है ऑलरेडी, केरल, कर्नाटक, ऐसे लाइकवाइज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब स्टेट्स ऐसे स्टेट्स हैं जो जहाँ डेवलपमेंट का लेवल हाई है। कंपेरेटिवली बीमारू स्टेट्स की बात करें, बीमारू से मेरा तात्पर्य ये है, ये मेरा इन्वेंशन नहीं है, ये टर्म यूज होता है इकोनॉमी में एंड इनफैक्ट ओवरऑल यूज किया जाता है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब स्टेट्स को मिला के बीमारू स्टेट्स कहा जाता है इनको, बिकॉज ये यहाँ पे डेवलपमेंट का लेवल बहुत ही पुअर है, इनइक्वल है अगर कंपेयर करें कुछ अदर स्टेट्स से। तो रीजन के लेवल पे, रिलीजन के लेवल पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्हाटएवर, रिलीजन पे भी इनक्वालिटी कई बार दिखती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। कास्ट लेवल पे, क्लास लेवल पे, सारी इनक्वालिटीज खत्म करने का जो है प्रिंसिपल बनाया हुआ है नीति आयोग ने, कि इस प्रिंसिपल पे काम करेंगे और इसे एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट, विलेज भी गाइडिंग प्रिंसिपल है नीति आयोग का, क्योंकि पहले जब प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी तो वहां पे जो अप्रोच था वो टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब कि सेंटर से पॉलिसी बनती थी, वही पॉलिसी फ्लो करती थी सब जगह, इंडिया के हर स्टेट तक वो पहुंचती थी, वही टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन अब क्या है, विलेजेस को प्रायोरिटी दिया गया है, यहाँ पे नीति आयोग ने प्रायोरिटी दिया है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो प्लान्स हो क्यों ना विलेज लेवल से बनाई जाए, उसको फिर फर्दर एग्रीगेट करके नेक्स्ट लेवल तक लाया जाए। विलेज से जैसे ब्लॉक में गया, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक आया वो प्लान, और वही प्लान फिर स्टेट फर्दर सबमिट कर दे सेंटर को। तो वो प्लान जो आएगा वो काफ़ी कॉन्क्रीट प्लान होगा, और उसको वहाँ इस अप्रोच को कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, मतलब कि नीचे से सारी चीज़ें चल रही हैं और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा इस हिसाब से। तो विलेज को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट आवर विलेज इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू प्लान बना के ये लोग देंगे तो इंटीग्रेशन डेफिनेटली हो जाएगा। देन इट हैज ऑल्सो टू टैप द डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये भी गाइडिंग प्रिंसिपल माना जाता है नीति आयोग का। जो हमारी पॉपुलेशन है, वो डेमोग्राफी है हमारी, उसका कैसे लाभांश लिया जाए, उस पर खर्च करके, लाइक राइट वे में खर्च करके, जैसे कि पॉपुलेशन के ऊपर उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाए, ताकि लोग ग्रोथ जो हो उनका हेल्दी हो, राइट फ्रॉम द बर्थ जो है, बच्चे का जन्म हुआ वहाँ से ही उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे एंड उसको अच्छी एजुकेशन दी जा सके। न्यूट्रिशन हेल्थ का पार्ट हो गया, हेल्थ एजुकेशन एंड कुछ और भी फैसिलिटीज फर्दर दी जाए, हेल्थ एजुकेशन वगैरह। ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर खर्च करोगे तो डेफिनेटली हमारी जनसंख्या एबल हो जाएगी अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए। अब बीमार आदमी क्या प्रोड्यूस करेगा, अनएजुकेटेड आदमी क्या प्रोड्यूस करेगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर लेना है तो अच्छी पॉलिसी आपकी होनी चाहिए रिगार्डिंग द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द ओवरऑल मास, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल्स पार्टिसिपेशन को इन्हेंस करना है। पीपल्स पार्टिसिपेशन से मेरा मतलब ये है कि देखिए, एक होता है आपने वर्ड सुना होगा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर किसी डेमोक्रेसी में लोग ही ना पार्टिसिपेट करें तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ये सब बातें फेल हो जाती हैं वहाँ पे। अगर पीपल पार्टिसिपेशन हो तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो निकल के सामने आएगा, उसका जो रेट है वो इंक्रीज होगा, जनता इनिशिएटिव लेगी, जनता का पार्टिसिपेशन होगा तो गवर्नेंस भी सुधरेगा। तो ये भी बहुत जरूरी, ये भी गाइडिंग प्रिंसिपल है नीति आयोग का। नेक्स्ट है गवर्नेंस। गवर्नेंस ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए एंड पर्पसफुल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। तो ये भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर ओवरऑल गवर्नेंस की खाली बात करें, गवर्नेंस कैसे किया जाना चाहिए, तो उसके 7 पिलर माने जाते हैं। 7 पिलर गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस, इनफैक्ट अगर मैं क्लियरली बोलूँ, गुड गवर्नेंस मतलब अच्छी तरीके से सरकार चल रही है। गवर्नेंस जो है, जो सरकार का संचालन है, गवर्नेंस जो है वो गुड गवर्नेंस कब होगा, जब उसमें 7 पिलर होंगे। वो 7 पिलर कौन कौन से हैं? प्रो पीपल एजेंडा। प्रो पीपल एजेंडा मतलब कि
जो भी पॉलिसीज आए वो पीपल टारगेट होना चाहिए, वहाँ पे उनकी बेनिफिट्स को टारगेट करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोएक्टिव इन एंटिसिपेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द सिटीजन्स नीड्स। कौन समझेगा? सरकारें समझेगी। तो गवर्नेंस के द्वारा अगर उनके नीड को समझ के उनके लिए एक्ट किया जाए गवर्नेंस के द्वारा, तो ये भी एक गुड गवर्नेंस का पार्ट हो जाएगा। तो सेकंड पिलर यही है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव बनाना है हमारी गवर्नेंस को बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स करके पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस लाना है, मतलब कि जनता खुद पार्टिसिपेट करे गवर्नेंस में, अकाउंटेबल रखे अपने ऑफिसर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने जो नेता चुना है उसको अकाउंटेंसी उनकी बार बार उनको याद दिलाए कि भाई आपको हमने चुना है एंड यू आर नॉट डूइंग फॉर अस, हमारे रीजन में कुछ आपने डेवलपमेंट नहीं किया। तो पार्टिसिपेटिव बनाना है उनको बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स। एम्पावरिंग वुमेन इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरीके का एम्पावरमेंट होना चाहिए। जैसे कि वुमेन का आपने सुना होगा कि सैलरी बराबर नहीं मिलती है मेन के, कई बार नौकरियां कम है उनके पास, कई जगह पे वुमेन्स इनइक्वल ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है वुमेन्स को। तो उनको एम्पावर किया जाए हर सेक्टर में। इंक्लूजन हो, जितने भी ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटीज, मार्जिनलाइज्ड, एससी, एसटी, व्हाटएवर, सबका इंक्लूजन हो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस में, ताकि जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है shall be disseminated to all the groups, in fact SC, ST, marginalized जो भी है। नेक्स्ट देखते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। ये भी बहुत जरूरी है। कई सारे लोग सक्षम है, एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की, सबको मिलना चाहिए जॉब। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए गवर्नेंस में, सरकार का जो काम है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए सब कुछ। इसमें क्या किया जा सकता है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी किया जा सकता है, जैसे डिजिटल कर दो सब कुछ। जो भी सरकार एक्ट ले वो तुरंत उसके पोर्टल पे अवेलेबल हो जाए कि ये स्टेप लिया गया, ये काम किया गया, इनफैक्ट ये खर्च हुआ, वो सारे डिटेल उस पर आ जाए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है। और जब ट्रांसपेरेंट होता है गवर्नेंस तो उसमें जनता का विश्वास बढ़ता है कि यस, हमारे कंट्री में जो गवर्नेंस है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ हम लोग जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पर्दे के पीछे चल रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। ये बात कर ली हमने गाइडिंग प्रिंसिपल में। गाइडिंग प्रिंसिपल में स्पेसिफिकली गवर्नेंस से रिलेटेड जो 7 पिलर्स थे वो मैंने बता दिया आपको। अब हम जानेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, लिटरल मीनिंग इसका क्या होता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लो। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी फेडरल गवर्नमेंट टू अचीव द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स विदाउट एक्टिव कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स। बहुत सिंपल है। अब भारत में कई सारे स्टेट्स हैं, अगर स्टेट्स ही एक्टिव पार्टिसिपेंट ना रहे तो क्या आप ओवरऑल जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है, जो कि डेवलपमेंट, ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेशनल ऑब्जेक्टिव को फॉर्म करती हैं, जो उसका बेसिस है, उसको अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टेट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ देयर आर 2 की फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, या प्रिंसिपल्स भी कह सकते हो। पहला फीचर ये है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हमेशा ज्वाइंट फोकस होना चाहिए नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा पे। और दूसरा ये है कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, उनके द्वारा एडवोकेसी होनी चाहिए स्टेट्स के पर्सपेक्टिव की, स्टेट्स के विचारों की, उनके पर्सपेक्टिव की एडवोकेसी होनी चाहिए सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा। ये 2 बातें हो गई। अगर ज्वाइंट फोकस हो गया नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा पे, और सेंटर की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अगर स्टेट की बात को आगे बढ़ाए, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जान डल जाती है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वहाँ पे जो फेडरलिज्म है, कोऑपरेशन है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर हमेशा याद रखना, लिखने में, मेंस में काम आएगा। नेक्स्ट, अब ये सब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बनाए रखने के लिए नीति आयोग को मैंडेट किया गया है। इट हैज़ बीन मैंडेटेड द टास्क ऑफ इवॉल्विंग ए शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड स्ट्रेटेजीज through the structured support to the states, and also to the structured support to the states। कहने का मतलब ये है कि
नीति आयोग को ये मैंडेट दिया गया है, टास्क दिया गया है कि वो एक शेयर्ड विजन रखे, नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज का, सेक्टर्स का, स्ट्रेटेजी वगैरह सब बनाए, और इसमें जो पार्टिसिपेशन है स्टेट का वो मस्ट है, उनके सपोर्ट के द्वारा ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड कंटिन्यूअसली स्टेट्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली हो, किसी भी तरीके का सपोर्ट हो तो वो करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Centers should also help states develop mechanism to formulate credible plans at village level and aggregate। तो ये नीति आयोग ही बेसिकली हेल्प करती है स्टेट को डेवलप करने के लिए कैसा मैकेनिज्म, ताकि क्रेडिबल प्लान्स बन सके विलेज लेवल पे, और उन्हीं प्लान को फर्दर जो लेवल ऑफ गवर्नेंस है, जैसे कि विलेज से ब्लॉक, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, वहाँ तक एग्रीगेट होता जाए, फाइनली स्टेट तक जाए और स्टेट उसको सबमिट कर दे सेंटर को। तो ये चीज़ होना चाहिए, नीति आयोग को इसमें काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द वाइस, इनफैक्ट इतना जरूरी हो गया है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि वाइस चेयरमैन जो है नीति आयोग के, वो कमिटेड हैं हिमसेल्फ टू विजिट ऑल स्टेट्स टू डेवलप एंड ऑफर ए प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज। इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल, इंटरसेक्टोरल से मेरा मतलब ये है कि जो इकोनॉमी है ओवरऑल कंट्री जो है सेक्टर्स में डिवाइडेड है, एग्रीकल्चर, सर्विस, इंडस्ट्री एंड इनके सब सेक्टर्स भी है, उनमें आपस में कहीं क्लैशेस ना हो जाए, स्टेट के जो सेक्टर्स हैं या फिर सेंटर के जो सेक्टर्स हैं उनमें क्लैशेस ना हो जाए, उसके लिए कुछ रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो वाइस चेयरमैन घूम रहे हैं स्टेट्स में, जाके बात करते हैं कि आपके साथ इस सेक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन की कोशिश की जा रही है, ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, द सेंटर स्टेट पार्टनरशिप मॉडल भी डेवलप किया जा रहा है ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फर्दर बूस्ट मिले। पार्टनरशिप मॉडल, सेंटर स्टेट पार्टनरशिप मॉडल, इसमें डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट, DSS कहते हैं, ये सेंटर के द्वारा दिया जाता है। डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज दी जाती हैं। एंड द सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ये बेसिकली ह्यूमन कैपिटल जो है मतलब कि जनसंख्या में कैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह उनको कैसे कैपेबल बनाया जाए, ह्यूमन कैपिटल कैसे तैयार किया जा सके, उसके लिए भी सपोर्ट आता है। ये 7 स्कीम है। एम ऑफ करेक्टिंग रीजनल डेवलपमेंट इम्बैलेंसेस, स्पेशल स्टेप्स फॉर रीजन्स नीडिंग स्पेशल अटेंशन एंड सपोर्ट। कई सारे ऐसे रीजनल इम्बैलेंसेस भी हैं, जैसे कि हिमालयन स्टेट्स है, वहाँ पे भी रीजनल इम्बैलेंस है, वो उतना वहाँ पे हाई लेवल का डेवलपमेंट नहीं है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जैसे कि आइलैंड ग्रुप्स जो है, आइलैंड एरियाज जो हैं, वो भी मतलब जो डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर मेनलैंड का है उतना उनका भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर बात करें कि ओवरऑल अब जैसे कि समराइज आप करोगे, इन सब का निचोड़ निकालोगे, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे, किन एक्शन से, कैसे कैसे किन बातों से मेंटेन किया जाता है, वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए मीटिंग होती है गवर्निंग काउंसिल की। गवर्निंग काउंसिल में मेंबर्स चीफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरपर्सन भी एक नॉमिनेट किया जाता है, वाइस PM के द्वारा ही, कैबिनेट रैंक के होते हैं। तो मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें मुद्दों पे चर्चा किया जाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डेवलप किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट है सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये भी है। नेक्स्ट है टास्क फोर्सेस ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि रीजनल इम्बैलेंस में बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में अगेन डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा कम है, तो उसके लिए भी एक प्लान है। डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू द स्टेट्स, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। एंड द साथ मतलब कि सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे, अगर आप मतलब ये सारी बातें सुन लेते हो तो आप इतना भी खाली याद रखो तो आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन जो आएगा उसको बड़ी आसानी से लिख सकते हो। ये समरी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किया अभी तक तो। एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में जिसमें नीति आयोग को फाइनल में कंप्लीट कर दूंगा उस अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।